नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश को इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि 10 नवंबर की शाम 6:52 पर दिल्ली में धमाका होता है और अगले दिन दोपहर तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती है। 11 नवंबर को 11 बजे समाचार एजेंसी ANI एक सूचना जारी करती है कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि फिदायीन हमला था। सूत्र बोलते हैं, सरकार नहीं बोलती है। सूत्र बोल सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं बोल सकती है? गोदी मीडिया इस देश के साथ मजाक कर रहा है। सरकार कह चुकी है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन इस खबर को भी सूत्रों के हवाले से और ब्रेकिंग न्यूज बताकर प्रसारित किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस तरह से यह सब हो रहा है। घटना से जुड़ी खबरें कम हैं, आसपास माहौल बनाने वाली खबरें ज्यादा हैं। ऐसा कब हुआ कि धमाके के कई घंटे तक सरकार जांच ही कर रही है, आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोल रही। बीजेपी के सांसदों ने दनादन पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला ट्वीट भी नहीं किया। आतंकी हमला कहने से क्या इस बार सरकार हिचकती नजर आई? जांच एजेंसियों को 12 घंटे तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि इसे आतंकी हमला कहा जा सके। फिदायीन हमला भी आतंकी हमला होता है। क्या आतंकी हमला कहने से लंबे समय तक बचा जा रहा था? आतंकी हमला, फिदायीन हमला जो भी है, आधिकारिक तौर पर नाम भी नहीं लिया जा रहा है, जबकि घटना के कई घंटे बीत गए। घटना के बाद गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान आया कि सभी जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और सभी एंगल की जांच हो रही है। कई घंटे हो गए उस बयान के भी। उन सभी एंगलों की जांच से क्या एंगल निकला पता नहीं चल रहा। जिस तरह से बयान जारी किया गया और 10 नवंबर की पूरी शाम भड़काऊ भाषण देने से बचा गया, उसमें समझदारी तो दिख रही थी, राजनीति नहीं। दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे वाली भाषा नदारत थी। पर यह समझदारी इसी बात क्यों दिख रही है? क्या इसलिए पूछा जाएगा कि धमाका कैसे हो गया, किसकी जवाबदेही है, क्यों आतंकी हमला कहने, भारत पर हमला कहने को लेकर पूरा तंत्र सतर्क नजर आ रहा है। पाकिस्तान का नाम तुरंत ले लिया जाता है, लेकिन इस बार नहीं लिया गया। ट्विटर पर लोग याद दिलाने लगे कि मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब जब भी आतंकी हमला होगा उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे और हम धराशायी करेंगे। राजनाथ सिंह भी चुनावों के दौरान इस तरह के भाषण दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो यही युद्ध की तैयारी है कि पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और अब दिल्ली में कोई विस्फोटक पहुंचा देता है, धमाका हो जाता है। पहलगाम के बाद दिल्ली में आतंकी कैसे आ गए? यह तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। इस सवाल का जवाब कौन देगा जो उतना बड़ा नहीं है? पटना के जिस होटल में गृहमंत्री ठहरे थे, उसकी लिफ्ट के भीतर सीसीटीवी पर अखबार और टेप किसने चिपकाए? यह सवाल पवन खेड़ा उठाते हैं कि गृहमंत्री रुके हैं और यह सब हो रहा है। जांच एजेंसियां कहां थी? उसे क्यों नहीं इसकी खबर लगी? क्या यह मजाक नहीं कि अमित शाह के होटल के लिफ्ट में कैमरे पर अखबार लपेटा हुआ है? यह हाल है हमारे देश का और इसके गृहमंत्री का। 10 नवंबर की सुबह तेजस्वी यादव ने कहा गृहमंत्री को कोई काम नहीं, कई दिनों से बिहार में रुके हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन इस खबर को भी दबा दिया जाता है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद घटनास्थल पर जाने वालों में अमित शाह ही थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, वहां क्या जाना, कभी प्रेस को नहीं बताया। यह जवाब गृहमंत्री को देना है, पर इनसे सवाल नहीं पूछा जाता और जवाबदेही लेने की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्या अब इस देश में गृहमंत्री जवाबदेह नहीं होता? कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने वो बात कह दी जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। अमित शाह देश के सबसे अयोग्य गृहमंत्री हैं। प्रियांक कहते हैं कोई और सरकार होती तो कैबिनेट से बाहर कर दिए जाते। उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी के राजदार हैं। उनका काम सरकारों को गिराना रह गया है, राजनीति करना रह गया है। अब उन्हें पद से हटा देना चाहिए। गोदी मीडिया इस पर भी चुप रह जाएगा। 10 नवंबर की सुबह से एक खबर चलने लगी थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना पर फरीदाबाद से 350 किलोग्राम RDX और कई AK-47 बरामद की गई है। लखनऊ से भी ऐसी बरामदगी की खबर आई, लेकिन यह सवाल गायब कर दिया जाता है कि दिल्ली के पड़ोस में लखनऊ में फरीदाबाद में इतनी मात्रा में RDX कैसे पहुंच गया। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर आदिल अहमद को पकड़ा गया। दोनों डॉक्टर हैं। इनकी गिरफ्तारियों की सूचना के बाद भी दिल्ली में धमाका हो गया। तो क्या यही हमारी तैयारी है? क्या यह बड़ी चूक नहीं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, बरामदगी हो रही है और उसी के बीच धमाका हो जाता है? इसी के भरोसे हमारी आपकी सुरक्षा है। आज तक जवाब नहीं मिला कि 2019 के पुलवामा हमले में RDX का जो इस्तेमाल हुआ आया कहां से था। यह सवाल पूछते पूछते सत्यपाल मलिक इस दुनिया से चले गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। और इस तादाद में विस्फोटक किसी को मिल जाता है, इसलिए सूत्र बोल रहे हैं और सरकार बोल नहीं रही। 11 नवंबर की सुबह घटनास्थल इस तरह से दिख रहा है। जाहिर है घेर दिया गया है और जांच की जा रही है। इस जगह पर गड्ढों के निशान नहीं है, छर्रे नहीं मिले और काली के निशान भी नहीं। माना जाता है कि RDX के इस्तेमाल से जब धमाका होगा तो उसके ये सब लक्षण होंगे। अगर RDX के अलावा कुछ और इस्तेमाल हुआ भी है, तब क्या इतनी देर लगेगी पता करने में कि 11 नवंबर के दोपहर 1 बजे तक कोई हवा ही नहीं क्या हुआ? कार किसकी है, इस पर कई रिपोर्ट आ गई है, लेकिन कार में जो धमाका हुआ उसमें क्या था, उसमें कौन थे, इसका अभी आधिकारिक तौर से कुछ भी पता नहीं चला है। मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट है, लेकिन आधिकारिक रूप से रिपोर्ट नहीं है। इसी जगह से गुजर रहे 13 लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए। बहराइच के दिनेश मिश्रा, अमरोहा के अशोक कुमार, लोकेश कुमार, मेरठ के मोहसिन मारे गए। 22 साल के उबर चलाने वाले पंकज, दिल्ली के अमर कटारिया की जान इसी जगह पर गई। ई रिक्शा चलाने वाले मोहम्मद जुमन का पता नहीं। जो लोग मारे गए वो किससे अपनी जिंदगी का हिसाब मांगेंगे? दिनेश मिश्रा का परिवार किस हाल में यहां पहुंचा है पता करने। एक रात में पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गृहमंत्री की जिंदगी नहीं बदली, गोदी मीडिया के एंकरों का जीवन नहीं प्रभावित हुआ है, जो नफरत की आग उगल रहे हैं और उगलने के इंतजार में बैठे, जो गृहमंत्री और मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते।
इंटेलिजेंस फेलियर की यह निशानी नहीं तो क्या है? फिर इंटेलिजेंस फेलियर का जिम्मेदार कौन होता है? वह कभी क्यों नहीं बर्खास्त किया जाता है? इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भूटान चले गए, वहां ट्रंप नहीं आ रहे, वरना वहां भी नहीं जाते। दिल्ली में धमाका हुआ है और प्रधानमंत्री भूटान चले गए। अप्रैल के महीने में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत आ गए और सीधे मधुबनी चले गए। पहलगाम नहीं, पहलगाम के हमले के 2 दिन बाद मधुबनी में सरकारी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। 10 मई को सीज फायर के 18 दिन बाद पटना में रोड शो करने पहुंच जाते हैं। वहां जन समर्थन नहीं मिला तो कुछ ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर के विजय अभियान को रोक दिया जाता है और उसके बाद अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप क्रेडिट लेने लग जाते हैं कि सीज फायर तो उन्होंने करवाया और प्रधानमंत्री मोदी चुप रह जाते हैं। आज बिहार के 122 सीटों पर वोट हो रहा था, दिल्ली में धमाका हुआ था। एक शाम पहले प्रधानमंत्री मोदी भूटान जाने की सूचना ट्वीट करते हैं, लेकिन भूटान से जाकर कहते हैं मैं पूरी रात एजेंसियों के संपर्क में रहा, हमारी एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के षड्यंत्र तक जाएंगी और जो भी इसके पीछे होगा बख्शा नहीं जाएगा। पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इसकी साजिश थी, क्या अभी तक कुछ भी भनक नहीं मिली? जो भी आतंकी हमले से जुड़ा है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिनकी लापरवाही या चूक से दिल्ली में धमाका हुआ उनका क्या? पहलगाम हमले के बाद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? जो सूचनाएं तैर रही मीडिया और सोशल मीडिया में, उससे लगता है एजेंसियों को भनक तो लग गई थी कि दिल्ली को निशाना बनाया जा सकता है। 5 दिनों से गिरफ्तारियां चल रही थी, बरामदगी हो रही थी। आखिर एजेंसियों की क्या सतर्कता रही कि धमाका हो गया? अब तो खबरें आ रही हैं कि पिछले 1.5 साल से दिल्ली को निशाना बनाने की तैयारी चल रही थी। आतंकी साजिश के सिलसिले में कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इसके बाद भी धमाका हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला बयान आया कि जो भी जिम्मेदार होगा नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जिम्मेदार कौन है? I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. क्या आतंकवादी के अलावा वो लोग जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे जिनके ऊपर आंतरिक सुरक्षा है, सुरक्षा की एजेंसियां हैं? अब दौर बदल गया है। अब सरकार के भीतर कोई जवाबदेह नहीं होता, किसी की चूक नहीं होती, किसी की खामी नहीं होती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। राजनाथ सिंह देश को भरोसा दिला रहे हैं। गृहमंत्री पहले जानकारी तो दे, हुआ क्या था, ऐसे हो गया। 6 महीने पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकी कैसे आ गए? उस समय सुरक्षा में चूक को लेकर कितने सवाल हुए, सुरक्षा हटाने को लेकर बात हुई। क्या आपने किसी अधिकारी, किसी मंत्री के खिलाफ सुरक्षा हटाने को लेकर कार्रवाई होते हुए देखा? इन बयानों का मतलब भी होता है या केवल बयान दिए जाते हैं? किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ, पुलिस कमिश्नर को हटाया गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला किस वजह से। पुलिस की उस समय क्या चूक थी, उसकी क्या भूमिका थी? बाद में दंगों की जांच में पुलिस की जांच पर कोर्ट ने ही गंभीर सवाल उठाए। बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए बिना सबूत कहानी बनाई गई और लोग जेल में डाल दिए गए। दिल्ली पुलिस को भी अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए, उसे क्या करने की जरूरत है। कश्मीर में आतंकवाद के खत्म होने का दावा किया जा रहा था, वहां पहलगाम की घटना हो गई और अब दिल्ली में धमाका। इसे लेकर सबको चेतित होना चाहिए। नारेबाजी वाले बयानों से कोई नतीजा निकलता नहीं। तैयारी और सतर्कता पर फोकस रखना चाहिए। दिल्ली पहले ही जहरीली हवा से परेशान है। PM 2.5 के अलावा आतंकी हमले की आशंका हवा में तैरती रहे, अच्छा नहीं। इन घटनाओं की प्रतिक्रिया क्या होगी यह अलग मसला है। सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इन घटनाओं से यही लगता है कि जिस सजग सुरक्षा व्यवस्था का वादा किया जाता है उसमें कमियों का अंबार है। सबसे बड़ी कमी यह है कि किसी की जवाबदेही नहीं तय की जाती, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती।